Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of Hindu newspaper. आज भी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है हिंदू न्यूज़पेपर से और देखेंगे कि इन आर्टिकल्स में कौन सी चीजें हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और कौन सी चीजें हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे इन पॉइंट्स का यूज करके हम अपने एग्जामिनेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि कल था 22 अप्रैल 2024, मतलब वर्ल्ड अर्थ डे। तो कल वर्ल्ड अर्थ डे था, इसलिए कल दो तीन आर्टिकल्स आए थे क्लाइमेट चेंज के या क्लाइमेट अर्थ सब चीजों के आसपास। आज है 23 अप्रैल, इसीलिए मतलब उसी के आफ्टर इफेक्ट में आज भी उस टाइप के आर्टिकल्स हमारे पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। और उसी के आसपास का ये पहला आर्टिकल है कि लेसन फ्रॉम ताइवान इन क्विक रेजिलियंस। क्विक क्विक मतलब किस चीज के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक रेजिलियंस में ताइवान से हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं? अब ताइवान से लेसन क्यों लेना है? बिकॉज ताइवान जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है इन द सेक्टर ऑफ अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस के। तो पहले देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कैसे लिखा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे चीजों को सप्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेजर जो अर्थक्वेक्स है, जो अभी हाल फिलहाल में मेजर अर्थक्वेक्स जो है वो इंडोनेशिया, जापान, चाइना, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान हो या फिर टर्की में जो आया था। ओके। टर्की सीरिया बॉर्डर उसी लेवल का या उससे बड़ा एक अर्थ ताइवान में आया है 3 अप्रैल, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 7.4। 7.4 इज अज। इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ताइवान में आया है 3 अप्रैल, आज से 20 दिन पहले। और बात ये नहीं है कि ये आया है एक अर्थक्वेक नॉर्मली आ गई, ये कोई रैंडम कंसिक्वेंसेस नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमारी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट वेगनर ने। किसने दी थी? एल्बर्ट वेगनर की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पे उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग छोटे और बड़े मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, और वो प्लेट्स हमेशा एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते। ठीक है। अब जब वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं किसी तरीके से, मतलब कन्वर्जेंट तरीके से हो या डाइवर्जेंट तरीके से अगर टकरा रहे हैं, उसके चलते अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही कारण है कि ताइवान में अभी हाई मैग्नीट्यूड का एक earthquake आया है। अब वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 15 मेजर फ्रैगमेंट्स है प्लेट्स के, मतलब दुनिया में पूरे अर्थ सरफेस पे 15 मेजर फ्रैगमेंट प्लेट्स के, जो कि एक दूसरे की तरफ बढ़। उन्हीं में से एक हमारा हिमालय का जो एरिया है वहां का जो प्लेट है, और वहां पे भी कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब एक ये प्लेट है अगर, दूसरा ये प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है। और इसके चलते जो 2015 में, अगर आप लोगों को याद हो तो 2015 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जिसके चलते नॉर्थ इंडिया का भी जो रीजन है, एरिया है, वो बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट हुआ था। वो इसी चीज के चलते आया। जो फ्रिक्वेंटली आपको दिल्ली में अर्थक्वेक्स फील होते होंगे, वो भी इसी चीज के चलते हुआ। तो वो जो हिमालय के नीचे जो हमारा टेक्टोनिक, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही, प्रॉब्लम्स मतलब वो कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो सारे प्लेट्स हैं, सारे प्लेट्स एक दूसरे की तरफ किसी न किसी तरीके से बढ़ रहे हैं, या फिर एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे जुड़ जा रहे हैं। तो जब कोई वो मूवमेंट होगा किसी भी तरीके का, तो वो
थोड़ी बहुत तो चीजें हिलेंगी ना। और जब पृथ्वी, इसका इतना बड़ा लैंड मास, किसी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट का, किसी टेक्टोनिक प्लेट का लैंड मास बहुत ज्यादा बड़ा, और उसमें अगर 0.1%, मतलब पॉइंट 1 मीटर की भी अगर चेंजेस आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत है। ठीक, ये हुआ अर्थक्वेक के बारे में। और फिलीपीन सी में, यूरोप में, अलग अलग जगहों पे आया है अर्थक्वेक, ये तो उसके बारे में हो गया। बट मेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है प्रिपेयर्डनेस। हम लोग ताइवान से प्रिपेयर्डनेस में क्या सीख सकते हैं? क्यों? क्यों हमें प्रिपेयर्डनेस के बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अर्थक्वेक डिजास्टर जो आजकल न्यूज पे चल रहा है, जो फ्रिक्वेंटली होते रहता है, इसके आसपास अगर क्वेश्चन है, तो हम लोग ताइवान की केस स्टडी को कोट कर सकते हैं। ताइवान में किस तरीके से अर्थक्वेक के चलते एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को बढ़ाया गया, ताकि डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। इस चीज को हम लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं। हम लोग ताइवान को कोट कर सकते हैं। ताइवान में किस तरीके से किया जा रहा है, जापान में किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। इन देशों का जो प्रिपेयर्डनेस मॉडल है, इन देशों का जो मिटिगेशन मॉडल है, वो काफी अच्छा है। इन चीजों को हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि ताइवान is among one of the best states, one of the best countries who are dealing with the earthquakes in very effective manner। बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रीट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? इसके पास मोस्ट एडवांस मॉनिटरिंग नेटवर्क है। मॉनिटरिंग मतलब ये देख सकता है कि किस फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। उसके चलते ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट कर सकता है। ये लोगों को जल्दी बता सकता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। मतलब बहुत जल्दी तो आप अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल इस ताइवान की टेक्नोलॉजी काफी इस चीज में अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और और क्या वो अपने जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक, उसको अवेयर रखने के लिए, उसको अर्थक्वेक के बारे में बताने के लिए मॉक ड्रिल्स कराने थे, ताकि लोग भी जो है वो ट्रेंड रहे। लोगों को पता हो कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये चीज के बारे में भी ताइवान ट्रेन करता है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो सेफ्टी रूल्स को लेकर बहुत सीरियस होती है। आजकल सेफ्टी रूल्स में जैसे हमारे यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है बहुत हद तक, वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। वहाँ बिल्डिंग को उसी तरीके से बनाया जाता है। रेसिडेंट्स को एक राइट की तरह ये चीज ऑफर्ड है कि आपकी एक सेफ्टी है, और इसको इम्प्रूव करना, और इसको ढंग से मतलब इम्प्लीमेंट करना, जितनी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है उतनी पब्लिक की भी जिम्मेवारी है। मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर वे में ताइवान में रहता है। ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं ताइवान से। ठीक है? और अलग अलग जगहों के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई, अब बात की ताइवान तो छोटा था देश, बट स्टिल हर एक जो पॉइंट है पूरे कंट्री का, मान लीजिए अगर हम लोग देश को 6 पार्ट्स में भी ताइवान को डिवाइड करते हैं, तो हर एक पॉइंट पे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी सेम होगी ऐसा जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? ताइवान की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल लेवल पे अलग अलग जगहों का अलग अलग रूल बनाया, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग आइसोलेटेड पॉलिसीज बनाई, आइसोलेटेड सिस्टम्स डेवलप, और उसी बेसिस पे किया। वहां पे 4 पॉइंट का अर्थक्वेक आ सकता है, कि 7 फ्रीक्वेंसी का आ सकता है, या 8 का आ सकता है। उसी बेसिस पे वहां पे बिल्डिंग्स क्रिएट की गई, उसी बेसिस पे वहां का बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। पुलिस को या बाकी चीजों को, या वहां का जो डिजास्टर रिलीफ का, जैसे हमारे यहाँ पे SDRF NDRF है, वहां का भी जो होगा उसको उस तरीके से प्रिपेयर किया गया। और सिस्मिक डैम्पर्स का यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने में। बेस आइसोलेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अब ये सिस्मिक डैम्पर क्या है?
उसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं। ताइपी 101 नाम की जो वहाँ की बिल्डिंग है, उसको अर्थक्वेक में कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें सिस्मिक डैम्पर लगा हुआ था। सिस्मिक डैम्पर क्या है कि 660 मीट्रिक टन का एक स्टील स्फेयर है, स्टील का एक गोला है 660 मीट्रिक टन का, जो उस बिल्डिंग से लटका दिया। उसके चलते क्या हुआ कि जब अर्थक्वेक आया तो वो गोला इस तरीके से हिलने लगा, झूलने लगा कि वो जो पृथ्वी जो हिल रही थी उसके हिलने को, मतलब उसके शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड द शेकिंग ऑफ द बिल्डिंग वाज न्यूट्रलाइज्ड। उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब वो न्यूट्रलाइज हुआ तो वो बिल्डिंग नहीं टूटी, तो ज्यादा असर नहीं पड़ा। ओके, बिकॉज इट काउंटर द मोशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया क्या कर सकता है? भारत एक बड़ा देश, यहाँ पे तो अलग अलग सिस्मिक जोन्स पहले से डिसाइडेड है। हर एक सिस्मिक जोन के लिए आप अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपना प्रिपेयर्डनेस मेथड। अलग अलग तरीके का इंजीनियरिंग मेथड डेवलप कर सकते हैं पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को उस तरीके से यूज किया जा सकता है। अर्थक्वेक रेजिलिएंट तरीके के मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं हम लोग। इन सारी चीजों का इस्तेमाल भारत में भी होना चाहिए, आर्किटेक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अच्छे से काम होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। आर्टिकल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। और अगला आर्टिकल है हमारा, यूरोप जो है, यूरोप इज वार्मिंग फास्टर देन एनी अदर कंट्री। जो यूरोप है वो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स ज्यादा तेजी से वार्म हो रहा है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएनओ की संस्था है, और यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट एजेंसी है, कॉपरनिकस। इन दोनों ने मिला के ये बात कही है कि बाकी पूरे दुनिया के जो कॉन्टिनेंट्स, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इन सबसे ज्यादा तेजी से हीट कहाँ पे हो रहा है, वार्मिंग कहाँ पे हो रही है? यूरोप में हो रही है। ठीक है, इस आर्टिकल का कहना है कि 43% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आज की डेट में यूरोप जनरेट करता है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, जो कि पिछले साल 36%। उसने 7% अपना इंक्रीज भी किया। वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, नॉन फ्यूसल सोर्सेज से कर रहा है। और क्या कहना है कि यूरोप पैसे भी खर्च रहा है अपने मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी पे, इन सारी चीजों पे, बट स्टिल पिछले 5 साल का एवरेज ये दिखाता है कि यूरोप जो है वो 2.3 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वार्म हो चुका है। इज अ ह्यूज नंबर 2.3। रखना था कितना? 1.5। पूरी दुनिया कितने एवरेज पे है? 1.3 पे। मतलब यूरोप पूरी दुनिया से 1 डिग्री ज्यादा वार्म हो चुका है। उसके चलते क्या हो रहा है कि हीट स्ट्रेस हो रहा है, रिकॉर्ड टेम्परेचर वहां पे बढ़े, शो हो रहा है कि अभी आपने अगर देखा होगा तो पोलैंड में या यूके में बहुत गर्मियां देखी गई, बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लग जाना, हीट वेव्स का आना, ये सारी चीजें हो रही। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के हिसाब से रेड अलर्ट की स्थिति है वहाँ। और उसका कहना है कि वर्ल्ड जितना कर सकता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उतना नहीं कर पा। ग्लोबली हम लोग अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जा सके हैं, या उतना हमारे तरफ से बिल नहीं दिखाया जा रहा। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सेंसस। इंटरनेशनल कॉन्सेंसस बन ही नहीं पा रहा है। अब जितना भी हम लोग ग्रीन फंड इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करा लें, यूरोपियन देश पैसे नहीं देते। जो डेवलपिंग देश है उनका कहना है कि आपने पहले डेवलपमेंट कर ली तो आपको हमें पे करना चाहिए। इसी चीज के बीच में जो टसल चलते रहता है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन तीनों के बीच, ये चीज सबसे बड़ा कारण है। कोई पॉलिटिकल विल नहीं है।
ओके। और क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यूरोप के आसपास का जो ओशियन टेम्परेचर है वो भी बहुत तेजी से राइज कर। ओके। और ये जो हीट वेव है, ये जो गर्मी बढ़ रही है वहां पे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके चलते 150 जिंदगियां हर साल। इट इज सेड दैट मोर देन 150 लाइफ्स, 150 लोग, 150 जिंदगियां लॉस्ट डायरेक्टली लास्ट ईयर इन कनेक्शन विद स्टॉर्म, फ्लड और वाइल्ड फायर। 150 लोग डायरेक्टली मारे गए, इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा मारे गए, बट ये डायरेक्टली मारे गए स्टॉर्म, फ्लड और वाइल्ड फायर के चलते। और इस क्लाइमेट चेंज का जो कॉस्ट है वो 13.4 बिलियन यूरोज है। सोचो कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्डन बन रहा है क्लाइमेट चेंज पे। तो ये एक सीलो में रह के एक कॉन्टिनेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप। ठीक है। उसके लिए ग्लोबली एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है, विच इज द नीड ऑफ द आवर, ताकि वाइल्ड फायर, ड्रॉट, फ्लडिंग जैसे चीजों को रोका जा सके। हाई टेम्परेचर के चलते जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं यूरोप में, जैसे आल्प्स की ग्लेशियर्स का जो रिमेनिंग 10% है वो भी पिघल चुका है पिछले 20 साल। मतलब जितना रिमेनिंग ग्लेशियर है उसका 10% पिछले 20 साल में पिघल गया, विच इज वेरी फास्ट। ये नहीं होना चाहिए, और ये तभी रुक पाएगा जब एक कॉमन कंसेंसस ग्लोबल लेवल पे बनेगा, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा सीरियसली लें। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ, बहुत गंदी स्थिति हो जाएगी इसके। ओके। सो इस आर्टिकल को आप लोग देखेंगे, अगर कहीं पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात होगी तो यहाँ के यूरोपियन कोर्ट्स को भी आप लोग डाल सकते। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल है रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले क्या किया था, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 14 एंड 20 को। बनाया था ना? हमने उस बारे में डिस्कशन भी की है। ये आर्टिकल उसी के आसपास का आर्टिकल है, और इसमें और भी चीजें लिखी गई है कि क्या बात है, किस तरीके से हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए। बेसिकली अब अर्थ डे था तो अर्थ के रिलेटेड ही ज्यादातर आर्टिकल रहेंगे। ये भी उन्हीं आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल। ओके। अब इस आर्टिकल का के पीछे का सबसे पहले बैकग्राउंड बताया गया, और बैकग्राउंड क्या है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जो पूरे यूरोप का एक कोर्ट है, उसने गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड को गिल्टी बताया है वायलेटिंग द राइट्स ऑफ ग्रुप ऑफ women सीनियर सिटीजन्स ऑफ स्विस सिविल सोसाइटी क्लेमेंस इन मोरा। आई नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट वेल, इसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक क्लेमेंस सिन्योरन करके है कुछ। ओके। ये जो एक सिविल सोसाइटी थी, इसकी वुमेन्स को के राइट को यूरोप का जो एक देश है स्विट्जरलैंड, इसने नहीं किया है। ओके। और इसके चलते इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का इन लोगों पे ज्यादा पड़ा। अब इसके चलते क्या आता है कि अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट बताया। किस केस में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, उनसे रिलेटेड एक केस चल रहा था, उसी केस में ये बात आई है। ओके। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की वहां पे चर्चा की गई है। क्या है? द लेटेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिवील्स दैट मोस्ट क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर रीच्ड रिकॉर्ड लेवल इन 2020। ज्यादातर क्लाइमेट चेंज के जो इंडिकेटर है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड इट इज कंफर्म दैट 2023 टू बी द हॉटेस्ट ईयर। 2023 सबसे गर्म साल होगा, अभी तक का सबसे गर्म साल 2023। आगे जैसे जैसे साल भर बढ़ेंगे, गर्मियां बढ़ेंगी और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और ये क्या हो रहा है? ओशियन हीट, सी लेवल राइज, अंटार्कटिक सी का जो आइस लॉस है, ग्लेशियर का थ्रेट है, इन सारी चीजों के चलते ये इशू आ रहा है। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस,
उन्होंने कहा है, ह्यूमिनिटी इज एक्टिंग लाइक मदर अर्थ delinquent child. We depend on nature, yet we have brought chaos to the natural world. एक बिगड़ैल बच्चे की तरह हम लोग काम कर, हम लोग नेचर पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, फिर भी नेचर को कुछ भी अपने ओर से नहीं दे। ये बहुत बड़ी बात है और ये सच्चाई भी है कि हम लोग नेचर को अपनी तरफ से जो देना चाहिए वो नहीं दे पाए। हमारे इनपुट्स कमजोर हैं। और क्या है, इंडिया ने भी अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया है। इंडिया ने अपना नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट जो है एनडीसी, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें की। क्या की है, एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, अभी हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी एक डेवलपिंग नेशन है, फिर भी वी हैव रिड्यूस्ड आवर इमिशन टारगेट्स। अपने इमिशन टारगेट्स को रिड्यूस किया है 2005 के लेवल से 33%। और जो 40% हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो नॉन फ्यूसिल फोर्स से हम लोग, नॉन फॉसिल फोर्स फ्यूल से हम लोग 2030 तक जनरेट करेंगे। मतलब नॉन फॉसिल मतलब सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बायोगैस हो गया, इथेनॉल हो गया। मतलब इन सारी चीजों से हम लोग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे, जिसपे हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है काम चल। अभी आपने अगर देखा भी हो तो हम लोग सोलर की तरफ या नॉन रिन्यूएबल ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को छोड़ के रिन्यूएबल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्या है कि हमारा जो कंट्री है उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो वैसे एरिया में रहती है जो क्लाइमेट डिजास्टर की चपेट में आ सकता है। और इसका एक बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत डीप सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू टैकल द सिचुएशन। हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं। अभी इशू मेन है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो ये डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से हो रहा है। और इसका सॉल्यूशन एक तरफ से नहीं निकल सकता। मतलब क्या है कि आप सिर्फ अधिकार दे देते हैं अगर, जैसे हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसने एक अधिकार तो दे दिया वाइल्ड लाइफ को, उसको एक कंजर्व करना होगा। और दूसरी तरफ पनिशमेंट भी है लोगों को कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, यू आर ब्रीचिंग दिस द लॉ, यू विल बी पनिश्ड। स्टिल ना इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पा रहा है, और ना ये पनिशमेंट जो है, पेनलाइजेशन जो है, वो प्रॉपर वे में हो पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा बड़ा इशू क्या है कि हम लोग जो ये क्लाइमेट चेंज के रेगुलेशन, जो इश्यूज है, जो हम लोग, तो इसको, क्लाइमेट चेंज को हम लोग अपने पास इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने देश में। इसके लिए जो प्रॉपर फंड्स चाहिए, फंक्शन चाहिए, फंक्शनरी चाहिए, उसकी कमी है, वो लैकिंग है। हमारे यहाँ पे ना उतने फंड्स है, ना उतने फंक्शनरीज जो इस चीज को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए। और ग्लोबल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस को फॉलो करने के लिए जिस तरीके का एफर्ट लगना चाहिए, वो हम लोग एफर्ट लगाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, बट जो उसके लिए फंड्स चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उसकी कमी हमारे देश में है। सो वी नीड बेटर फंड्स। बेटर फंड्स आएंगे कहाँ से? ग्लोबल कोलेबोरेशन से। वी नीड्स बेटर पीपल, जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज। द ट्रेन्ड पीपल विल डू द थिंग्स बेटर। समझ रहे हैं? और पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और एक ऐसा फ्रेमवर्क लॉ क्रिएट होना चाहिए, इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि ऐसा लॉ क्रिएट होना चाहिए जो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की तरह था। मतलब बाकी सारा, कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू आए तो वो लॉ उसको टैकल करे। वो एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करे। ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करे जिसके चलते हमारा जो एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको फुलफिल किया जा सके। और फॉर दैट वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। मतलब यहाँ पे एक तो पीपल पार्टिसिपेशन, और पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पॉलिटिशियंस जो है,
उनका भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। ओके। और ऐसा उस लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होनी चाहिए, वो यूनियन और स्टेट के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई रूल लाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने पास इम्प्लीमेंट नहीं करती। और इसके पीछे कारण भी है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इश्यूज है। अब जो इशू उड़ीसा का है, जरूरी नहीं कि वही इशू जम्मू कश्मीर का भी हो। तो वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला अप्रोच तो काम भारत में नहीं कर सकती। बट स्टिल, जो एक ओवरऑल गाइडलाइन है, वो सेंट्रल की होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट की भी एक ओवरऑल गाइडलाइन होनी चाहिए, एक्शन जो है वो लोकल लेवल पे। हर डिस्ट्रिक्ट का भी तो एक अलग इशू है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जैसा बड़ा स्टेट, अब जोधपुर बीकानेर का जो इशू होगा, अलवर का भी वही इशू हो, ये भी जरूरी नहीं है ना। इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस होना चाहिए। किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए। एसडीजी गोल्स जो है, जो हमने 2030 तक पूरे करने हैं, जो टोटल 17 गोल्स हैं, आपको 17 गोल्स याद होने चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए। इन एसडीजी गोल्स को जो है मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस के थ्रू हमें हासिल करना होगा। ये एक तरफ से ये काम नहीं हो पाए। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस एंड एनजीओ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, ये लोग आए, क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान दें, उसको रोकने में अपना योगदान दें। और इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर डिपार्टमेंटल चीजें हों। जैसे वन हेल्थ इनिशिएटिव हमारे यहाँ पे भारत में लॉन्च, इसमें 13 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया, 13 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इस तरीके से और भी चीजें होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और एनजीओज हो गए, सिविल सोसाइटीज हो गए, सबको मिला के हम लोग काम कर सकते हैं। एक मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ओके। प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी इस तरीके से बीच में आए, इस तरीके से काम करे कि भाई पृथ्वी हमारी भी तो है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, वो भी तो उतना ही बड़ा स्टेक होल्डर है ना क्लाइमेट चेंज में। ये चीज होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिटीजन्स को इतना एम्पावर करना हो, एम्पावरमेंट ग्रुप बनाने होंगे सिटीजन्स के, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इतना पावरफुल बनाना होगा, अवेयर बनाना होगा, ताकि वो क्लाइमेट एक्शन को सेंट्रल थीम में ला सके। कि हमारे लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर क्लाइमेट चेंज बीच में आएगा, अगर क्लाइमेट पे बात होगी, क्लाइमेट के मुद्दे पे वोट पड़ेगा, तभी क्लाइमेट पे पूरी तरीके से 100% हम लोग काम कर पाएंगे ढंग से। इसलिए क्लाइमेट को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है, अंडर आर्टिकल 21 एंड अंडर आर्टिकल 14, देन वी विल हैव टू फॉलो इट। ठीक। ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पार्क बनाने होंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। और इसका जो कॉस्ट ऑफ सिटीजन राइट्स, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि आप सोलर पार्क बनवा रहे हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अलग अलग एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, उसमें पैसे भी खर्चेंगे। उसके लिए भी प्रॉपर फंड एलोकेशन होना चाहिए, सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट। ओके। ये बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज इंडिया ऐसा देश है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर हम लोग मदर अर्थ कहते हैं। मदर अर्थ मतलब धरती माँ कहते हैं। और जब इसको हम लोग माँ की उपाधि देते हैं, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ये चीज है कि ये माँ है, मतलब एक लिविंग एंटिटी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने जो, वो नेचर को मदर नेचर का एक उपाधि देके उसको लिविंग बींग कहा। ये एक लिविंग बींग है, जिसकी राइट्स है, ड्यूटीज है एंड लाइबिलिटीज। तो इस जो लिविंग बींग है, जो ये मदर नेचर है, अब इसको सेव करने की जिम्मेवारी हमारी ह्यूमन रेस के ऊपर। और इसका अगर गुड हेल्थ नहीं रहेगा तो हमारा गुड हेल्थ नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी नीड टू कोलैबोरेट, कोऑपरेट एंड
compromise on certain things at international level to achieve the goal of climate change. That's what written in this article. यहाँ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पिकअप करके अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से यहाँ पे वैसे कोई चीज नहीं था। अब ये एक लास्ट न्यूज है, एक छोटा सा न्यूज है, बस 2 मिनट का। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक माइनर को अलाउ किया है जिसकी प्रेगनेंसी 30 वीक्स की हो चुकी थी। 30 हफ्ते पुरानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसका कैप है 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद आपका नहीं हो सकता है टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का इन एनी केस। बट हियर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंस को, इस रूल को बाईपास करते हुए जो एक माइनर गर्ल थी उसको राहत दी है। उसको कहा है कि नहीं, तुम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूपीएससी दे देता है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में मैक्सिमम कैप कितना लगाए हुए हैं एज पर टर्मिनेशन के प्रेगनेंसी के, तो हमें ये याद रखना है कि वो 24 वीक्स नहीं। बट अगर ये स्टेटमेंट रहता है कि क्या 24 वीक्स के बाद हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो होगा नो। सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते पे दे दिया, और 30 हफ्ते पे दे दिया मतलब प्रेसिडेंस सेट हो। और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा प्रेसिडेंस क्यों सेट किया गया? क्योंकि जब केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जब एफआईआर लॉन्च हुई, तभी वो लड़की 24 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। एफआईआर लॉन्च होते टाइम पे ही वो लड़की 24 वीक्स प्रेग्नेंट थी। केस सुप्रीम कोर्ट में नंबर होते होते वो 30 वीक्स प्रेग्नेंट हुई। और अब अगर उसको जस्टिस नहीं दिया जाता तो उस लड़की के साथ काफी बुरा हो। जस्टिस वाज सर्व टू हर, शी वाज गिवन द परमिशन टू टर्मिनेट। और ये जो टर्मिनेशन होगा इसका जो एक्सपेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, विच इज महाराष्ट्र का। ठीक है? अब माइनर का रेप हुआ है तो ये पॉक्सो लगेगा ही, और आईपीसी 376 के अंदर में ये केस हुआ था। इस तरीके से हमारा आज का ये जो एनालिसिस है खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कल इसी टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे कल की न्यूज़पेपर के एनालिसिस को लेते हुए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट, ओजस।